नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने वीडियो में जातिगत जनगणना के नुकसान और लाभों पर चर्चा करेंगे और ये बताने का प्रयास करेंगे कि जनसंख्या और जनगणना से क्या आशय है, जनगणना का क्या इतिहास है, जनगणना प्रणाली और पंजीकरण प्रणाली में क्या डिफरेंस है, जनगणना समर्थक भी है और विरोधी भी। विदेशों में भी जातिगत जनगणना होती है। इन सभी बातों की हम अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ, दबा दो जल्दी। जातिगत जनगणना के बारे में जानने से पहले सबसे पहले आपको जनसंख्या शब्द के बारे में जानना होगा, क्योंकि जनगणना का संबंध पॉपुलेशन यानी जनसंख्या से ही है। जनसांख्यिकी में जनसंख्या किसे कहते हैं, इस बात को आपको जानना तथा समझना होगा। विभिन्न विद्वानों और शास्त्रों में जनसंख्या शब्द को परिभाषित किया गया है। जीव विज्ञान में विशेष प्रजाति के जीव प्रजनन के संग्रह, कलेक्शन ऑफ ब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म को जनसंख्या कहा गया है। समाजशास्त्र में इसे मनुष्यों का समूह, कलेक्शन ऑफ ह्यूमंस कहा गया है। इन्वेस्टोपीडिया में कहा गया है कि जनसंख्या व्यक्तियों का पूर्ण सेट समूह है, चाहे उस समूह में एक राष्ट्र शामिल है या एक सामान्य विशेषता वाले लोग। प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जिसको कहते हैं पॉपुलेशन रेफरेंस ब्यूरो। पॉपुलेशन रेफरेंस ब्यूरो ने अपनी पुस्तक जनसंख्या को इस तरह से परिभाषित किया है: ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स और ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम थिंग्स, यानी एक जैसी वस्तुओं और जीवों का समूह। जनगणना को अब हम जानना चाहेंगे। ये शब्द लैटिन भाषा से आया है और इसका अर्थ है मूल्यांकन करना। प्राचीन रोमन लोग महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय लेने में जनसंख्या की उपयोगिता पर जोर देते थे। जनगणना किसी दिए गए भौगोलिक क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति की गणना करने और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है, जैसे उम्र, लिंग, शिक्षा, व्यवसाय, जाति और अन्य महत्वपूर्ण। ये प्रक्रिया आमतौर पर 10 साल में होती है। कुछ देशों में ये प्रक्रिया 5 सालों में भी और कुछ देशों में अनिश्चित काल में अपनाई जाती है। भारत में 10 वर्षों के अंतराल पर जनगणना होती है। जनगणना का इस्तेमाल कई चीजों के लिए किया जाता है, लेकिन 5 मुख्य कारण सामने आते हैं। पहला, देश के जनसांख्यिकीय पैटर्न के बारे में जानना, जनांकीय ढांचे को समझना कि देश में कितने लोग हैं, कितने पुरुष हैं, वैवाहिक स्थिति क्या है, एजुकेशन की क्या स्थिति है, हेल्थ की क्या स्थिति है, ये जानना और समझना। नंबर 2, ये निर्धारित करना कि देश के संसाधनों का उपयोग कहां और कैसे किया जाना चाहिए, यानी संघीय निधि का आवंटन करना। जनगणना के डेटा संघीय निधि के आवंटन को आसान बनाते हैं।
इससे ये पता चलता है कि किस क्षेत्र में कितने वंचित लोग हैं और उनको किस प्रकार की मदद की जरूरत है। तीसरा बिंदु है राजनीतिक निर्णय लेना। राजनीतिक जरूरतों का निर्धारण करना। सरकार की कुछ आर्थिक आवश्यकताएं होती हैं जिनका निर्णय लिया जाता है। वो राष्ट्रीय आवश्यकताएं अनेक हैं, जैसे रोजगार सृजन, कि देश में रोजगार की क्या स्थिति है और भविष्य में कितना रोजगार बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। गरीबी उन्मूलन सरकार की आवश्यकता है, ये एक राजनीतिक निर्णय है कि सभी को रोटी कपड़ा मकान सुलभ हो। अत्यंत गरीबी में जीवन यापन कर रहे लोगों को भी राशन पानी सुलभ हो, ये राजनीतिक निर्णय है जिसका निराकरण, जिसका समाधान, इस अवस्था की पूर्ति जनगणना के आंकड़े करते हैं। ऐसे ही एक आवश्यकता है जीडीपी की वृद्धि। सरकार की कोशिश होती है कि जीडीपी में वृद्धि हो, सकल उत्पाद की वृद्धि दर बढ़े। जीडीपी किसी भी देश के आर्थिक विकास का एक संकेतक होता है कि अर्थव्यवस्था किस गति से प्रगति कर रही है और प्रगति की रफ्तार और कैसे तेज की जा सकती है। आजकल आप ये चर्चाएं जगह जगह होते हुए सेमिनारों में, सम्मेलनों में पाते होंगे कि भारत का 2047 का विकसित भारत का लक्ष्य अर्जित करने के लिए जीडीपी की वृद्धि दर कितनी होनी चाहिए, पर कैपिटा इनकम कितनी बढ़े, कितने ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाई जानी चाहिए ताकि हम विकासशील देशों से विकसित देशों की पंक्ति में खड़े हो सकें। राजनीतिक निर्णयों में एक निर्णय है बुनियादी ढांचा। सरकार बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की कोशिश करती है। बुनियादी ढांचे में सड़क, रेल, बिजली, इंटरनेट इत्यादि बातें आती हैं। तो देश की इस आवश्यकता की पूर्ति कैसे हो, इंडस्ट्री को कैसे डेवलप किया जाए। SMSE इंडस्ट्री होते हैं और लार्ज इंडस्ट्री होती हैं। तो लार्ज इंडस्ट्री और SMES इंडस्ट्री में किस पर अधिक जोर दिया जाए ताकि प्रगति की रफ्तार बढ़े, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले। इसी तरह से कृषि के विकास की स्थिति में कितने % लोग कृषि पर आधारित हैं, कृषि में प्रौद्योगिकी का यूज किस तरह से किया जाता है, आधुनिक कृषि को बढ़ावा, जैविक कृषि को बढ़ावा देने के क्या प्रयास किए जाने चाहिए, कितने % जमीन पर सिंचाई की सुविधाएं सुलभ हैं, ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां सिंचाई की सुविधाओं से जो अछूते रह गए हैं और जहां नहरों का विकास आवश्यक है। ये सब बातों के समाधान में जनांक के आंकड़े बहुत सहायक होते हैं। जनगणना के उद्देश्य आरक्षण नीतियों और कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए
आंकड़ों को जुटाना है। अब हम आपको जातिगत जनगणना और जातियों के आरक्षण में अंतर बतलाएंगे। वो अंतर कुछ इस तरह से है। नंबर 1, जातिगत जनगणना आंकड़ों को इकट्ठा करने की प्रक्रिया है जिसमें लोगों से उनकी जाति की जानकारी ली जाती है, जबकि जातियों का आरक्षण एक नीतिगत उपाय है जिसके अंतर्गत कुछ जातियों को शिक्षा, नौकरियों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में आरक्षण दिया जाता है। नंबर 2, जातिगत जनगणना का उद्देश्य ये जानना होता है कि देश में कौन कौन सी जातियां हैं, उनकी संख्या कितनी है और उनकी आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति क्या है। जबकि जातियों के आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक और ऐतिहासिक रूप से पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाना है। नंबर 3, जातिगत जनगणना का उपयोग नीतियों के निर्माण और कल्याणकारी योजनाओं को बेहतर बनाने में किया जा सकता है, जबकि जातियों के आरक्षण का आधार जातिगत असमानता, भेदभाव और पिछड़ापन होता है। अब आप ये जानने चाहेंगे कि क्या कोई जनगणना अधिनियम भी भारत में बना है? तो भारत का सबसे पुराना जनगणना अधिनियम है जनगणना अधिनियम 1948। जातिवार जनगणना में जाति का विवरण मांगने की अनुमति देने के लिए 70 साल से अधिक पुराना ये अधिनियम है, जिसे जनगणना अधिनियम 1948 कहते हैं। ये अधिनियम केंद्र सरकार को जनता से मांगने का अधिकार देता है। ये अधिनियम भारत सरकार द्वारा जनगणना कराने में के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। ये अधिनियम जनगणना से संबंधित कार्यों, अधिकारियों की नियुक्ति, गोपनीयता, दंड और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करता है। इस नियम में समय समय पर संशोधन किए गए, जिसमें एक प्रमुख संशोधन 1994 में हुआ था। इस अधिनियम की धारा 5 जनगणना से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने का दायित्व प्रत्येक नागरिक को जनगणना के दौरान पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होता है। इस अधिनियम की धारा 11 से 15 में दंडात्मक प्रावधान भी किए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर गलत जानकारी देता है या जानकारी देने से इनकार करता है तो उसे दंड जैसे कारावास या जुर्माना दिया जा सकता है। इस अधिनियम की धारा 7 गोपनीयता से संबंधित है, जिसमें ये कहा गया है कि जनगणना के दौरान प्राप्त सूचना को गोपनीय रखा जाएगा। इसे किसी भी व्यक्ति या न्यायालय के साक्ष्य के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने परिवार की महिला सदस्य का नाम बताने के लिए बाध्य नहीं होगा। साथ ही कोई महिला अपने पति या मृत पति या किसी अन्य व्यक्ति का नाम बताने के लिए बाध्य नहीं होगी। पहली बार 1881 में जनगणना हुई थी। 1881 से 1931 तक 10 वर्षों के अंतराल पर जातीय जनगणना हुई, लेकिन भारत जब 1947 में आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद 1951 में पहली जनगणना हुई थी। उस समय सरकार ने जातिगत जनगणना के बारे में तय किया कि सिर्फ SC और ST के ही आंकड़े जुटाए जाएंगे।
1951 से 2011 तक जनगणना में SC/ST के आंकड़े ही जुटाए गए। हालांकि 2011 की जनगणना में जातिगत जनगणना की गई, लेकिन सरकार ने इसे जारी नहीं किया। केवल SC तथा ST के आंकड़े ही जारी किए गए।